पार्ट 5 दैनिक जीवन में रसायन। 96 आर्यनीय संकल्पना और ब्रोंस्टेन लोरी संकल्पना में क्या अंतर है? आर्यनीय संकल्पना कहती है कि हाइड्रोजन आयन का दाता अम्ल है और हाइड्रोक्सिल आयन का दाता क्षार है, यानी आर्यनीयस आयन के ऊपर बात करती है, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार। ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटॉन की बात करता है, ब्रो प्रो। आर्यनीयस आयन आ। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। सिंपल है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो, यानी CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2, यानी विरंजक चूर्ण प्लस जल, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस H2O। विरंजक चूर्ण में Cl2 गैस किससे संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है? यही विरंजन की क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। तो ये संयोग करती है जल से। साबुन की दीर्घ श्रृंखलाएं, जैसे दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन, कितने से कितने कार्बन वाले परमाणु वाले वसा अम्ल, जैसे ये और ये अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये वसा अम्लों को खालिस्तान या खालिस्तान के जलीय विलियम के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती है C12 से C18 कार्बन परमाणु, और अम्ल होते हैं या तो स्टेरिक होते हैं या पोमेटिक होते हैं या फिर ओलिक अम्ल लिए जाते हैं, तथा जलीय विलयन लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। पूर्ण करें, CH2COR CH3COR CH2COR प्लस 3NaOH। तो इसके साथ जैसे हम 3NaOH जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा ग्लिसरॉल प्लस साबुन, यानी CH2OH CHOH CH2OH प्लस 3RCOONA, और 3RCOONA क्या है? साबुन। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सब जानते हैं, ग्लिसरीन का। अपमार्जक की रासायनिक संरचनाएं क्या होती है? इनकी संरचनाएं होती है सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3Na प्लस, या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, यानी R बेंजीन SO3Na। बेंजीन को हम लिख सकते हैं C6H5। पार्ट 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। सक्रियता श्रेणी लिखिए। इससे के ऊपर एक छोटी सी ट्रिक है, कह लीना कार मांगे जिंक फरारी, पटौती भैया हंसकर बोले मरकरी चांदी सोना ले ले, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड ओरम। यूरिया को अमोनियम बदलने वाली अभिक्रिया लिखिए। यूरिया को जैसे ही जल मिलाते हैं, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनियम बदल जाती है। तो Na2CO NH2 प्लस H2O, यूरिएज की उपस्थिति में 2NH3 प्लस CO2। उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? लिखिए। उत्प्रेरण 2 प्रकार का होता है, समांगी व विषमांगी। पार्ट 7 परमाणु सिद्धांत, परमाणु तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। उपधातु तत्वों के नाम लिखिए। तो ट्रिक है, बसी अस्ते अटगे सब पो, यानी बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, और पोलेनियम। BSiAs TeAt Ge Sb एंड PO। अब संयोजकता स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग होने लगा है। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले किया मेंडलीफ ने। पार्ट 8 कार्बन व उसके यौगिक। किसने किन 2 अकार्बनिक यौगिकों को गर्म करके प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया? तो वो व्यक्ति थे वॉलर। वॉलर ने अमोनियम सल्फेट यानी NH4 का ट्वाइस SO4 व पोटेशियम साइनेट
यानी KCNO को गर्म करके 2 अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक यानी यूरिया बनाया था। ग्रेफाइट के 2 असाधारण उपयोग लिखिए। तो पहला है लोहे पर पॉलिश, दूसरा है नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में उपयोग। C60 की संरचना में कुल कितने फलक होते हैं? षटकोणीय व पंचकोणीय फलक कितने कितने होते हैं? तो टोटल फलक होते हैं 32, षटकोणीय होते हैं 20, पंचकोणीय होते हैं 12। तो 20 + 12 = 32। C60 में कार्बन परमाणु की बंध लंबाई क्या होती है? C60 यहाँ हम फ्लोरीन को कह रहे हैं जिसमें 60 कार्बन हो, तो इसकी बंध लंबाई होती है 1.40 एंगस्ट्रम या 1.40 एंगस्ट्रम। फ्लोरीन का एक असाधारण उपयोग लिखिए। तो इसका असाधारण उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। फ्रियोन का नामकरण कैसे होता है? फ्रियोन के नामकरण के लिए कार्बन परमाणु की संख्या से 1 घटाते हैं, हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ते हैं, फ्लोरीन को वैसा का वैसा रख लेते हैं। जैसे CFCl3 है तो कार्बन की परमाणु संख्या 1 ही है, उसमें से 1 गया, 0 बचा। हाइड्रोजन है ही नहीं तो 0 में 1 जोड़ा 1 हो गया, और फ्लोरीन 1 है तो 1, तो ये हो गया फ्रियोन 11 या फ्रियोन 11। C2F3Cl3 इसमें कार्बन की परमाणु की संख्या 2 में से 1 गई, 1। हाइड्रोजन नहीं है तो 0 + 1 = 1, और फ्लोरीन की संख्या 3 है, तो ये हो गया फ्रियोन 113 या फ्रियोन 113। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। नाइनोल 66 या नाइनोल 66 का निर्माण का समीकरण क्या है? इसके लिए हम हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड का उपयोग करते हैं, यानी NH2CH2 का 6 NH2 + COOH CH2 का 4 COOH। इसका उपयोग करने पर हम यहाँ घेरे के रूप में देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ मिलकर जल के 2 अणु बना लेता है, और हमारे पास बचता है NHCH2 की 6 NHCOO CH2 की 4 COO यानी नाइलॉन। टेरिलीन का निर्माण समीकरण व अन्य नाम लिखिए। टेरिलीन का अन्य नाम है डेक्रोन, और निर्माण समीकरण है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल का संघनन, यानी एथिलीन ग्लाइकोल COOH, बेंजीन COOH प्लस CH2OH CH2OH। इन दोनों में से हमने जैसा कि या डॉटेड लाइन से दर्शा रखा है H और OH मिलकर जल बना लेते हैं, तो हमारे पास बनता है COO बेंजीन COO CH2 CH2N, यानी पॉलीएथिलीन टरथेलिक बहुलक या टेरिलीन। पेन यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का अन्य नाम व निर्माण समीकरण लिखिए। तो पेन का अन्य नाम है आर्लोन, और इसके निर्माण के लिए विनाइल एक्रिलो साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पास पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। अगला है पॉलीस्टाइरीन का निर्माण समीकरण लिखिए। तो पॉलीस्टाइरीन के लिए विनाइल बेंजीन स्टाइरीन का उपयोग किया जाता है, उससे हमें पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। दोनों संश्लेषित रबर ब्यूना N व ब्यूना S के पूरे नाम लिखिए। ब्यू यानी ब्यूटा डाई इन N फॉर एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूना S ब्यूटा डाई इन स्टाइरीन। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रियोन। पार्ट 9 प्रकाश। अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति F व ध्रुव के बीच है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार क्या होगा? तो अगर बिंब की स्थिति ध्रुव पर है, ध्रुव और F के बीच है, तो हम जानते हैं कि जैसे ही हमारे पास फोकस से भी आगे निकल जाता है बिंब, तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण से भी पीछे चला जाता है। अब चूंकि पीछे चला गया है प्रतिबिंब, तो ये सीधा होगा, और सीधा हमेशा आभासी होता है, आकार में बड़ा होगा, और इसका प्रयोग आप चमचे में अपना चेहरा देख सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए
बिंब अनंत व ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? उत्तल दर्पण के लिए अगर बिंब अनंत व ध्रुव के बीच हो तो दर्पण के बीच पीछे बनेगा और ध्रुव व एफ के बीच बनेगा। अगर अनंत पर है तो एफ पर, और अनंत से जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे प्रतिबिंब भी ध्रुव के नज़दीक आता जाता है। अवतल लेंस के लिए बिंब जब अनंत पर हो तो अनंत व प्रकाशी केंद्र के बीच हो तो बिंब जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, प्रकृति आभासी और सीधी होगी और अत्यधिक छोटा होगा। जबकि अनंत और ध्रुव के बीच हो या प्रकाशी केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब ध्रुव या प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच होगा, प्रकृति आभासी और सीधा होगा, आकार छोटा होगा। आधुनिक विधि में मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। इस कृत्रिम लेंस को क्या कहते हैं? इस कृत्रिम लेंस को कहते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस। धन्यवाद।